राधे राधे आप सभी को। गुड इवनिंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। विमल जी, ऋषा जी, सुषमा जी, रिजवाना जी, दीपा जी, अंजलि जी, सोनी, सुनैना जी, पुष्पा जी, सरिता जी, अंशु जी, रमेश जी, नीलम जी, पूनम जी, पुनीता जी, रमेश जी, स्नेहा जी, उमेश जी, भानु जी, प्रतिभा जी, समर जी, कंचन जी, छोटेलाल जी, रीनू जी, कविता जी, पूनम जी, वंदना जी, दिशु जी, राकेश जी, अनिता जी, आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। ये क्लास सभी के लिए है रिजवाना जी। ये क्लास यूपी टीजीटी हो, बीपीएससी हो, एमपी वर्ग 2 हो, सभी के लिए, क्योंकि एमपी वर्ग 2 का इकाई 1 से और 10 तक का सिलेबस तो बिल्कुल आपके टीजीटी जैसा ही है। उसमें कुछ कहाँ नया है, बिल्कुल आपके टीजीटी जैसा है, सेम है एकदम। इकाई 1 से 10 तक का सिलेबस। तो ये क्लास सभी के लिए है। हाँ, सभी जी लोगों को नमस्ते, स्वागत है। वृंदा जी, मधुजा जी, राघव जी, मेनका जी, सिट्टू जी, नमस्ते। क्लास आप लोग शेयर कर दें, सभी के यहाँ शेयर कर दें, सभी लोग आ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें। हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं आज के। आज ये हमारी पहली क्लास है, प्रैक्टिस वाइज चैप्टर अब हमने क्या किया, समाप्त कर दिया। आज से अब कुछ नया शुरू होने जा रहा है। हाँ अच्छा रीमा जितने भी हिंदी पढ़ने वाले हैं सबको शेयर कर दीजिए। अच्छा, एक जी संध्या जी भी है। चलिए पहले प्रश्न पे आप लोग आइए और जवाब दीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया है। पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। जगदीश जी गुड इवनिंग, अंजलि जी नमस्ते। पहले प्रश्न का जवाब आया है डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, अधिकतर जवाब बी आया है। दिव्यांशु जी बिल्कुल आप भी प्रेजेंट हैं। हाँ, तो यहाँ पे शिव सिंह सेंगर होगा। जिन्होंने बी बताया सही बताया। हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया, शिव सिंह सेंगर ने। बी हमारा सही है। आप बताएंगे शिव सिंह सरोज इन्होंने लिखा है, तो इनके इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है, जवाब दीजिए। महिमा जी, प्रमोद जी गुड इवनिंग। बिल्कुल सेंगर है, जवाब दीजिए। पहले प्रश्न पे ही कुछ लोगों ने अपनी बहादुरी दिखा दी। हाँ, तो 1883 ईस्वी में इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, शिव सिंह सरोज, जो हिंदी भाषा में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। आ जाइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया, जवाब दीजिए दूसरे प्रश्न का। दिव्यांशु जी, आविका जी, कुमुद जी, सभी का स्वागत है। रूबिका जी नमस्ते। तो दूसरे प्रश्न का जवाब आ रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया, गार्षा दत्तासी ने किया। सी ऑप्शन हमारा सही है। इन्होंने ही लिखा है इस्तवार दला लेत्रुतर हिंदुस्तानी। तीसरे प्रश्न पे आइए और जवाब दीजिए कि समग्र भारतीय काव्य पे कौन सी विशेषता लागू होती है। तीसरे प्रश्न का जवाब दें। अंजलि जी ने कहा 1 घंटे में 100 करवाइए। अगर आप 1 घंटे में मैं 50 करवाऊंगी, इसी से नौकरी ले लेंगी, तो 100 की क्या जरूरत है। संख्या से नहीं, मतलब होने चाहिए प्रश्नों से। 100 करवाऊंगी तो फिर मैं बढ़िया बेहतर नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि प्रश्न छाट के फिर टाइप मुझे करना होता है, तो वही जल्दबाजी में होगा। तीसरा का जवाब आया है सी
कि समग्र भारतीय काव्य पे भक्ति काव्य होना चाहिए, यहाँ पे कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग। सी हमारा सही जवाब है, अहंकार का त्याग। बिल्कुल यहाँ पे भक्ति काल होना चाहिए था, भक्ति कालीन काव्य, भारतीय नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो भक्ति कालीन काव्य पे कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग। अच्छा, आ जाइए चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है आरे में कि भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए जवाब दीजिए चौथे नंबर के प्रश्न का। रीनू जी ने कहा मैम अभी चलिए चौथे नंबर के प्रश्न पे आइए और बताइए। चौथे नंबर के प्रश्न का जवाब आया है ए। भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ए। डी नहीं होगा बेनू जी, डी तो आपका सही है, ए वाला गलत है। सुशील जी राधे राधे। ए में कहा गया है कि ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति आंदोलन विदेशी वस्तु है जिसके बारे में हर भारतीय को ज्ञान है। ये गलत बात है, ठीक, ये हमारा क्या है? असत्य कथन है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट है। आ जाइए पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है आपसे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? नेहा जी, कनक जी, कांता जी नमस्ते, कीर्ति जी राधे राधे। हाँ, ईसाई की देन उन्होंने कहा है। फूलचंद जी नमस्ते। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? जवाब आया श्रृंगार काल, बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है कि रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया है? जवाब दीजिए। रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया है? श्रृंगार काल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं। सुमन जी नमस्ते। जवाब दीजिए आप सभी। जवाब आया शुक्ल हजारी। तो शुक्ल जी तो खुद रीतिकाल कहते हैं रीतिकाल को। हाँ, उत्तर मध्यकाल कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और रीतिकाल को अलंकृत काल कौन कहता है? तो ये आपके मिश्र बंधु कहते हैं। और रीतिकाल को रीति काव्य कौन कहता है? तो ये आपके ग्रियर्सन कहते हैं। तो रीतिकाल का पूरा नामकरण आपने देख लिया। उत्तर मध्यकाल हजारी, रीतिकाल शुक्ल, श्रृंगार काल विश्वनाथ, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीति काव्य ग्रियर्सन। आ जाइए 6 नंबर के प्रश्न। 6 में आपको बताना है कि रीति काल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश निम्न में से सबसे पहले किसने किया है? बिल्कुल कलाकाल रसाल ने कहा है। सुशील जी वेरी गुड। सुमन जी नमस्ते, स्वागत है आपका। क्वेश्चन लगाते तो थ्योरी नहीं पढ़ पाते, क्या करें? पढ़ना चाहिए। 2 घंटा थ्योरी पढ़िए, 4 घंटा क्वेश्चन लगाइए। रजनी जी नमस्ते। जवाब आया है यहाँ पे सभी का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब आया है। रीति काल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले किसने किया? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने किया। ये कहते हैं कि यदि रीति काल को कोई चाहे तो श्रृंगार काल कह सकता है। तो सबसे पहले सुझाव शुक्ल जी ही दिए थे। ये बीपीएससी 2023 में भी आया था प्रश्न। आपको बताना है, यहाँ पे सिफारिश दिख रहा है, बता दीजिए सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ये मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, बता चुकी हूँ, बता सकती नहीं हूँ। गुड़िया गौतम जी, आप डेली यही क्लास देखा करिए, इसमें यूपी टीजीटी के लिए संस्कृत के भी 1-2 क्वेश्चन प्रतिदिन मिलेंगे। बाकी थ्योरी की क्लास तो हो चुकी है संस्कृत की। जवाब आया है सिफारिश अरबी फारसी। अच्छा, अरबी फारसी का द्वंद्व शुरू हो गया। सुनैना जी छत पे जाइए। फारसी तुर्की भी आ चुका है।
विवेक जी राधे राधे। जिन्होंने बताया कि सिफारिश फारसी भाषा का शब्द है, उनका जवाब सही है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का। तो ध्यान देंगे आप। चलिए आते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है आपसे कि भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा दी गई? बिल्कुल सिफारिश फारसी भाषा का है। सुनैना जी ठंड अब कम हो गई है, अब ठंड नहीं है। जब ज्यादा ठंड था तो चली जाती थी आप, अब तो ठंड बहुत कम हो गई। सातवें का जवाब दीजिए। जवाब आया है ए ऑप्शन कि भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा दी गई है? तो भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया। सी नहीं होगा कंचन जी, जागरण काल नहीं। आ जाइए 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? क्लास को शेयर करें आप सभी के यहाँ। वंदना जी नमस्ते, बहुत बढ़िया रेनू जी। चलिए 8वें का जवाब दीजिए। 8वें का जवाब आया है कि कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। समस्याएं आप लोग क्लास के अंत में बताइएगा, ठीक? फिर उसका हल किया जाएगा। अभी हम प्रश्न देख लें। तो कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद कौन करते हैं? लक्ष्मण सिंह। आप लोग मुझे लक्ष्मण सिंह का डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। राजा द्वय के नाम से जाने जाते थे, लक्ष्मण सिंह और सितारे हिंद। लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक भी थे। तो आपको बताना है इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जवाब आ चुका। अब देखिए रमेश जी 63 बता रहे हैं इनका। 63 में नहीं, हाँ 1826। जिन्होंने बताया 1826 बिल्कुल सही बताया। 1826 में इनका जन्म हुआ था। 9 नंबर के प्रश्न पे आइए और बता दीजिए कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? बिल्कुल भानु जी सही जवाब है। चलिए 9 नंबर के प्रश्न का जवाब दें आप कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? जवाब आया महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही जवाब है। इन्हीं के नाम के आधार पे द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। आपको मुझे बताना है द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि बताइए कौन हैं? नामकरण तो इनके आधार पे हो गया, क्या प्रतिनिधि कवि भी यही हैं? प्रश्न बनता है। अनुवाद का डेट था, अच्छा कोई बात नहीं रमेश जी। राधे राधे आरती जी, जवाब आया है कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि, संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी थे। तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आ जाइए 10 नंबर के प्रश्न में। 10वां प्रश्न है आपसे कि द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं? जवाब दें। ज्योति जी राधे राधे, स्वागत है। क्लास को आप लोग लाइक और शेयर कर दे सभी के यहाँ। 10 नंबर के प्रश्न का जवाब देखते हैं। सुनैना जी ने जल्दबाजी में गलती किया। यहाँ पे जवाब आ रहा है डी की उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं, जिन्होंने सी बताया उनको शाबाशी दी जाती है। आपका जवाब सही है। 1 और 4 होगा। क्या होगा? 1 और 4। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं? तो समाज सुधार है और इतिवृत्तात्मकता है। जिन्होंने डी बताया, पता है कैसे बताया? वो केवल ऊपर के चारों विकल्प देखे होंगे
और डी वाला ऑप्शन में तीव्रतात्मकता देखा होगा, लगा दिया होगा, नीचे नहीं देखा होगा कि सही विकल्प चुनना है। हाँ, तो द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां समाज सुधार और तीव्रतात्मकता हैं। 11 पे आइए। 11 में आपको बताना है कि छायावाद के बारे में ये किसका कथन है। सोनी जी, पार्वती जी नमस्ते। बिल्कुल आंख खोल के उत्तर देना है रिजवाना जी। चलिए, ये प्रश्न आपका बीपीएससी टीजीटी में आया हुआ है। ये कथन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। जवाब आया सी, बिल्कुल सही जवाब आया है। ये कथन कहते हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी, आलोचना के सम्राट है, तो यही कहते हैं ये वाला कथन। 12 नंबर पे आइए। 12 में आपको बताना है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है। अर्चना जी, शुभ संध्या। नेहा जी, इसमें कोई शक है? पढ़ेंगी आप तो रिजल्ट कौन लेगा? आपकी पड़ोसी? पढ़ आप रही हैं, मेहनत आप कर रही हैं, क्लास आप कर रही हैं, प्रश्न आप तैयार करेंगी, तो रिजल्ट भी तो आप ही बनाएंगी कि रिजल्ट कोई और बना लेगा। चलिए, 12वें नंबर का जवाब दीजिए कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो मुकुटधर पांडे ने किया है। किस पत्रिका में किया था, कब किया था, और वो पत्रिका कहां से निकलती थी, ये भी बता दीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। राधे राधे आकांक्षा सिंह जी, स्वागत है। कंचन जी, शुभ संध्या। डेट भी बताइए, डेट। हाँ, आपने बताया कि श्री शारदा पत्रिका में इन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। सही जवाब है। कब किया था? 1920 ईस्वी में। और ये पत्रिका कहां से निकलती थी? जबलपुर से निकलती थी। एकदम करेक्ट आंसर। आ जाइए 13 नंबर के प्रश्न पे। 13वां प्रश्न है आपसे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है। जवाब दीजिए 13वें प्रश्न का। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है। यहाँ पे जवाब आ रहा है ए, बी, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अभिजात्यवाद। जवाब आया आप सभी का बी, बिल्कुल सही जवाब है। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो मार्क्सवाद का। बी ऑप्शन हमारा सही है। 14वें प्रश्न पे आइए और एक कथन है, बहुत बढ़िया कथन है, आपको बताना है किसका है। ये आपका कथन बीपीएससी पीजीटी में आया था। बीपीएससी पीजीटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, तो देखते हैं इसका जवाब क्या आता है आप लोगों का। कि प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होते हैं। ये कथन किसका है? दिनेश जी नमस्ते। तो यहाँ पे जवाब आ रहा है आप लोगों का ए, बी, सी। अधिकतर जवाब आया है ए, उसके बाद आया है बी। यहाँ पे सही आंसर आया है, किसका आया है? रंजना टी जी का और सोनी का और कंचन यादव जी का, अर्चना यादव जी का। केवल इतने लोग, 3 लोग सही किए हैं, उसके बाद किसी का सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये लोग पहले जवाब दिए हैं। ये कथन गणपति चंद्रगुप्त का है। किसका है ये कथन? गणपति चंद्रगुप्त। तो सी, जिन्होंने सी बताया वेरी गुड। सुनैना जी का भी था, बहुत बढ़िया, देखा नहीं लेकिन हमने। तो ये आप ध्यान देंगे, नया था क्योंकि हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है, तो आप नोट कर लेंगे इसे कि प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को अपनाने के लिए विवश है, ये गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। रजनी जी वेरी गुड इवनिंग।
15 नंबर पे आइए, बड़ा आसान सा प्रश्न है, बता दीजिए ये पंक्ति किसकी है कि साफ तुम सभ्य हुए तो नहीं? कौन कहता है? जवाब दीजिए। ये पंक्ति किसकी है? साफ तुम सभ्य हुए तो नहीं। जवाब आया है अज्ञेय का, एकदम करेक्ट आंसर। वर्णिका जी नमस्ते। ये अज्ञेय कहते हैं कि साफ तुम सभ्य हुए तो नहीं। 16वें प्रश्न पे आइए और बता दीजिए कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? जवाब दीजिए 16 नंबर के प्रश्न का। नीलम जी नमस्ते। बिल्कुल साफ उनकी व्यंग्यपरक कविता है अज्ञेय जी की। राधे राधे सविता जी। जवाब दे 16 का जवाब आया है सी कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो नई राहों का अन्वेषण। 17 नंबर पे आइए, 17 में आपको बताना है नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस साहित्यकार ने किया है? 17 का जवाब देंगे आप सभी। डीके जी प्रणाम। 17 का जवाब दें। यहाँ पे विकल्प में त्रुटि है, यहाँ विकल्प में एक अज्ञेय होने चाहिए जो कि नहीं है, लेकिन आप लोग ये तो ध्यान देंगे नहीं। चलिए जगदीश गुप्त आप सभी लोग बता दिए जो कि गलत है। जगदीश गुप्त क्या है? नई कविता के प्रवर्तक हैं। नई कविता के प्रवर्तक हैं जगदीश गुप्त। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया। तो आप ध्यान देंगे अज्ञेय होंगे। हाँ, नई कविता नाम दिया था अज्ञेय ने और प्रवर्तक हैं इसके जगदीश गुप्त। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान देना है। तो वही खोज रहे थे, कोई बात नहीं। चलिए सर 18 नंबर पे आइए। 18 में आपको बताना है कि लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? 18 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा है और जवाब आ रहा है कि नई कविता की। एकदम सही जवाब है, लघु मानव की धारणा नई कविता की विशेषता है। 19 नंबर के प्रश्न पे आइए और बता दीजिए निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? 19 का जवाब दें। क्लास आप सभी के यहाँ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दे जितने लोग जुड़े हैं और 19 का जवाब दीजिए। 19 में बड़ा आसान सा प्रश्न है कि निबंध को गद्य की कसौटी कौन मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। 20वां प्रश्न है आपसे, एक कथन है जो टीजीटी 21 में पूछा गया था। कथन है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव सन्निहित और व्यक्तिगता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये बच्चा जानता है, 21 में कोई बच्चा नहीं जानता था। तो ये भागीरथ मिश्र का है, बी ऑप्शन सही है। प्रमोद जी नमस्ते। किसका है? भागीरथ मिश्र का। आ जाइए 21 में आपको बताना है संभवामि युगे युगे। किसका नाटक है? संभवामि युगे युगे। जवाब दीजिए 21 का। 21 का जवाब आया है आप लोगों का ए कि संभवामि युगे युगे सही जवाब है। किसका नाटक है? जे हरिजीत का। इन्होंने लिखा था संभवामि युगे युगे और किसी ने लिखा है युगे युगे क्रांति। ये भी किसी का नाटक है, तो ये भी आप हमें बताएंगे युगे युगे क्रांति किसका नाटक है? जवाब दीजिए। युगे युगे क्रांति। कोई बात नहीं सुनैना जी, जो भी आएगा 25 में रिजल्ट बना के आएंगी आप, चिंता ना करें।
ठीक, कुछ भी पूछे वो प्रभाव कुछ नहीं डालेगा। जवाब आया है युगे युगे क्रांति नाटक विष्णु प्रभाकर का। बिल्कुल सही है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। 22वां प्रश्न है आपसे, जैसे को तैसा बता दीजिए किसका नाटक है। जैसे को तैसा नाटक बताइए किसका नाटक है। 22 का जवाब दीजिए आप लोग। 22 का जवाब आया है ए बी। सुनैना जी, रंजना जी, आप लोगों ने गलती कर दिया। बिल्कुल, जैसे को तैसा नाटक गोपाल राम गहमरी का है। किसका? गोपाल राम गहमरी। इसी से मिलता जुलता एक है जैसा काम वैसा परिणाम। ये किसका नाटक है बता दीजिए। जैसा काम वैसा परिणाम। चलिए जवाब दीजिए। जैसे को तैसा तो गहमरी जी का है। उन्नति जी, वंदना जी नमस्ते। बिंदु जी नमस्ते। बिल्कुल पढ़ते रहिए सुशील जी। जवाब आया है कि जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट का है। एकदम सही। जैसे को तैसा गहमरी लिखते हैं और जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं। आ जाइए 23वें प्रश्न पे और आप बता दीजिए हमें कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है, कथन किस विद्वान का है। विकल्प देख के लग रहा होगा कि ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है। जवाब दीजिए 23 का। 23 का जवाब आया है ए राजेंद्र यादव। सब लोग कंफर्म हैं राजेंद्र यादव को लेके कि कोई विकल्प बदलना चाहता है अपना? तो बदल लीजिए, मौका है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है। आज की सारी शाबाशी दी जाती है दीपा जी को। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। पीठ अपनी थपथपा लीजिए मेरी तरफ से। कमलेश्वर का है आंख बंद करके राजेंद्र यादव। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों का। कितनी बार ये हम क्लास में करा चुके हैं, जब कहानी कराया था उस समय भी कराया था, और आप यूथ पढ़ ही रहे होंगे उसमें भी दिया है ये। फिर भी आप लोग गलती कर दिए, राजेंद्र यादव लगा दिए। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा। सेम यही प्रश्न ऐसे ही आया था परीक्षा में, बीपीएससी में पूछा गया था और जवाब था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कथन कमलेश्वर का है। यही आप लोगों को अपनी गलती सुधार करनी है। कमलेश्वर, तो ध्यान देंगे कमलेश्वर का है। चलिए आगे आते हैं 24 नंबर। 24 में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। जवाब दें 24 का। चलिए 24 का जवाब दीजिए। गलतियों का पुतला बिल्कुल होते हैं सब लोग, लेकिन उस पुतले को सही का भी पुतला बनाया जा सकता है। 24 का जवाब दें। 24 का जवाब आया है बी। बी ऑप्शन एकदम सही जवाब आया है कि इनमें से सही सुमेलित कौन सा है। तो अ कहानी के प्रवर्तक कौन थे? गंगा प्रसाद विमल। यही सही है, बाकी सब गलत दिया है। क्यों? क्योंकि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर थे, सक्रिय कहानी के राकेश वत्स थे और सचेतन के महीप सिंह थे। रजनी जी और अंशु जी ने बता भी दिया। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 25 पे आ जाइए। ब्रिजेश जी जय भीम। 25 में आपको जवाब देना है कि निम्न में से कौन सी कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। 25 का जवाब दीजिए।
25 का जवाब दें। 25 का जवाब आया है डी ऑप्शन की घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न कौन सी रचना है? तो आगे का शेखर एक जीवनी है। शेखर शशि सरस्वती पात्र हैं। 1941 में प्रकाशित होता है, दूसरा भाग 1944 में। आपको बताना है, यहाँ पे एक शब्द दिखा है शब्दवध। शब्दवध किसी का उपन्यास है, जल्दी से बता दीजिए किसका उपन्यास है शब्दवध। भूले बिसरे चित्र भगवती का है, अनाम दास का पोथा हजारी का, अपने अपने अजनबी अज्ञे का। शब्दवध जवाब दीजिए। कुछ नहीं आता आएगा नीलम जी। जब आप मान ही लेंगे कि आपको कुछ नहीं आता तो कैसे आएगा? आपको मानना पड़ेगा कि मुझे आता है और मुझे आएगा। हम सीखने के लिए तैयार रहिए, ठीक? कभी नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई? पढ़ेंगे तो आएगा, क्यों नहीं? शब्दवध उपन्यास किसका है? वीरेंद्र जैन का। एकदम सही है, वीरेंद्र जैन। 26 पे आइए। 26 में आपको बताना है फांस। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? जवाब दे 26 का। कुसुम जी राधे राधे। 26 का जवाब दीजिए। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? जवाब आया है किसान आत्महत्या। बिल्कुल सही जवाब आया है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य है किसान आत्महत्या। और फांस उपन्यास किसका है ये बताइए हमें। ये उपन्यास लिखा किसने है? फांस। इसका मूल कथ्य किसान आत्महत्या है। वीरेंद्र जैन ने नहीं लिखा है रोहित जी। बिल्कुल, फांस जो उपन्यास है ये लिखा है आपके संजीव ने। किसने? संजीव ने लिखा है। तो जिन्होंने संजीव बताया, बहुत बढ़िया जवाब। हाँ, यहाँ पे आपको किसान दिख रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए किसान किसी का काव्य है। किसका काव्य है किसान? जवाब दें आप। जवाब दीजिए। नीलम जी पढ़िए। नकल नहीं किया जाता है, ठीक? नकल के भरोसे न रहिए, गलती कीजिए, मेहनत पे विश्वास करिए। गलती करेंगी, डांट सुनेंगी तभी तो याद होगा। कि चीटिंग करके बता लेंगी या फिर कैसे आप सीखेंगी? तो तैयार रहा जाता है गलती करने के लिए। गलती के बजाय जो प्रतिक्रिया हमको मिले, जो हमको प्यार मिले या डांट मिले, उसके लिए एकदम खुशी खुशी स्वीकार किया जाता है। तब आप सीखेंगे ना कि चीटिंग से कोई आज तक सीखता है। तो किसान किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। एकदम सही जवाब है। आ जाइए 27 नंबर के प्रश्न का। 27 में आपको बताना है कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? राजीव जी प्रणाम, स्वागत है। चलिए 27 का जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, नकल बता ही रहे तो ठीक है। आप देखी के मान लीजिए किसी का बता दिए, पर आपका कर्तव्य बनता है कि अब देखी के हम बताए हैं, मतलब वो प्रश्न हमें नहीं आ रहा था, हमको नोट करके उसको रट लेना है, तैयार कर लेना है एकदम। तो आपका नकल भी माफ है, लेकिन तैयार नहीं कर रहे हैं, केवल नकल के भरोसे बैठे हैं। फिर आएगा अगली क्लास में फिर नकल करेंगे, तो ये गंदी बात है। तो चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास माना था डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने। एकदम सही जवाब है, डॉक्टर श्री कृष्णलाल चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। आप मुझे चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष बताइए और कितने भागों में ये उपन्यास है ये भी बताइए। चलिए, चंद्रकांता खत्री जी का उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष बताइए और कितने भागों में है ये भी बताइए। देखिए नीलम जी ने सबसे पहले सही जवाब दिया। कहाँ कमजोर हैं आप? झूठे रो रही हैं? नहीं, 84। देखिए सरिता जी 84 बता रही हैं, इनका ध्यान तो कहीं और है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन 1888 में होता है और ये उपन्यास 4 भागों में है। कितने भागों में? 4 भागों में। चलिए आ जाइए 88 नंबर पे। 88 में आपको बताना है कि
खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? 28 का जवाब दीजिए। खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? 88 बताया। चलिए 28 का जवाब आ रहा है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। बिल्कुल सही जवाब है। खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में फेमस है? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। बी ऑप्शन हमारा सही है। आ जाइए 29 पे। 29 में आपको बताना है हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? 29 नंबर के प्रश्न का जवाब दें। हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? 4000, 6000, 5000, 3000? जवाब दीजिए। सी नहीं होगा बीनू जी, बी ऑप्शन होगा। हिंदी विश्व की 6000 भाषाओं में से एक भाषा है। कीर्ति जी गुड इवनिंग। 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आपसे कि युष्मत शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? जवाब दे 30 नंबर के प्रश्न का। युष्मत शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? त्वम, त्वाम, त्वया, त्वत्। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। तृतीय एक वचन पूछा है तो त्वया होगा। सी एकदम आप सभी ने सही बताया है। 31 पे आइए। 31 नंबर का प्रश्न है आपसे कि कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? 31 का जवाब दीजिए। 31 का जवाब रीता जी नमस्ते। जवाब आया है बी नेहा जी का, और सी आया है बहुत लोगों का, और डी भी आया है। तो डी वाले बिल्कुल शाबाश आप लोगों को, और सी वाले बी वाले आप लोग सुधार कीजिए। ये प्रश्न परीक्षा में बन चुका है। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां और निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। डी बिल्कुल सही है। बिल्कुल नीलम जी। चलिए 32 में बता दीजिए। 32 में आपसे पूछा गया है कि शब्दार्थ ते शरीरम रसात्मा, ये कथन किसका है? 32 का जवाब दीजिए। बिल्कुल वो प्रश्न एलटी में आया था सुशील जी। 32 का जवाब दीजिए। रजनी जी ने कहा सभी लाइक और शेयर कीजिए, यही प्रश्न आएंगे परीक्षा में, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, प्रश्न आए या ना आए, यदि आप मेरे प्रश्नों को तैयार किए हैं तो आप रिजल्ट बना के आएंगे। ठीक, चाहे इसमें से फंसे या ना फंसे प्रश्न, लेकिन आप नौकरी लेके आएंगे यदि इन प्रश्नों को तैयार किए हैं तो ये जो कथन है शब्दार्थों ते शरीरम रसात्मा किसका है? राजशेखर का है। एकदम सही जवाब है। आ जाइए 33 पे। 33 में आपको बताना है कि नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? 33 नंबर के प्रश्न का जवाब दें। चॉकलेट चाहिए आप लोगों को? बहुत छोटी चीज पे आप लोग खुश हो जाएंगे। चलिए 33 का जवाब दीजिए कि नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे यवनिका कहते हैं। ए एकदम करेक्ट आपका जवाब है। और नेपथ्य किसे कहते हैं? पटाक्षेप किसे कहते हैं? आप मुझे बता दीजिए। चलिए नेपथ्य और पटाक्षेप किसे कहते हैं? जवाब दे। जवाब दीजिए, देखते हैं क्या जवाब आता है आप लोगों का। तो अभी तक जवाब नहीं आया है कुछ आप लोगों का। तो देखिए पटाक्षेप किसे कहते हैं मैं बता देती हूँ, आप लोगों को टाइप करने में दिक्कत होगा। जो रंगमंच या नाटक में दृश्य परिवर्तन या समाप्ति पे जो पर्दा गिराया जाता है उसे पटाक्षेप कहते हैं। ठीक, और नेपथ्य किसे कहते हैं? तो नेपथ्य होता है आपका
कि पर्दे के पीछे का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। रंगमंच का जो पर्दे का पीछे का स्थान होता है वही आपका नेपथ्य होता है। नेपथ्य राग किसी की रचना है, आप बताएंगे किसकी है? नाटक है किसी का नेपथ्य राग, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो आप बताएंगे किसने लिखा है नेपथ्य राग? जवाब दीजिए। हाँ, जवाब आप लोगों ने दे दिया, बिल्कुल मीराकांत। वेरी गुड, मीराकांत ने लिखा है नेपथ्य राग। और आपको बताना है पटाक्षेप। पटाक्षेप बताइए आप मुझे, पटाक्षेप किसी का उपन्यास है? बता दीजिए किसका उपन्यास है? हाँ, नेपथ्य राग तो हो गया मीरा का, पटाक्षेप उपन्यास किसका है? जवाब दे, पढ़ा चुकी हूं मैं ये। प्रतिभा जी का जवाब आया सबसे पहले, मालती जोशी, बिल्कुल सही जवाब है। रिमिक्स जी का भी सही है, पटाक्षेप उपन्यास मालती जोशी का है। किसका? मालती जोशी। आ जाइए 34 नंबर के प्रश्न पे। 34 नंबर का प्रश्न है आपसे कि अमिया हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? गुन्ना की पावन धरती से सादर प्रणाम। बिल्कुल आपका प्रणाम स्वीकार है, आपका स्वागत है, नमस्ते हजारी लाल जी। चलिए 34 का जवाब दीजिए। जवाब आया है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। इसमें यथा संख्या अलंकार है। ये पंक्ति किसकी है बता दीजिए। अलंकार तो आपने सही कर लिया, ये पंक्ति किसकी है? अमिया हलाहल मद भरे, पंक्ति किसकी है? इसमें श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार रस, ये भी पूछा जाता है कौन सा रस प्रधान है? जवाब आया ये पंक्ति रसलीन की है, एकदम सही जवाब। तो अभी आप लोग रसलीन का वास्तविक नाम मुझे बता देंगे, इनका मूल नाम क्या था? रसलीन का मूल नाम बता दीजिए जल्दी से। ये पंक्ति रसलीन की है, इसमें श्रृंगार रस है और इसमें अलंकार यथासंख्य है। तो जवाब आ चुका कि रसलीन का जो वास्तविक नाम है वो सैयद गुलाब नमी है। रिजवाना जी, सैयद इब्राहिम रस खान का था ना? रसलीन का सैयद गुलाब नबी है, अली नहीं। तो ध्यान दें आप लोग। हाँ, बिलग्राम हरदोई के थे, बिल्कुल। 35 पे आइए। 35 में पूछा गया है, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, बता दीजिए किसकी है? लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। पंक्ति किसकी है? नीलम जी अपने पे ध्यान दीजिए, दूसरों को होशियार कहेंगी तो आप पीछे हो जाएंगी, अपने को होशियार बनाने पे ध्यान दीजिए। 35 का जवाब दीजिए। 35 का जवाब आया सी डी। कुछ लोग धूमिल भी बता रहे हैं, गलती से हो गया, तो यहाँ पे डी वालों वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। ये सक्सेना कहते हैं जिनका जन्म 1927 में हुआ था कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए और भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। 36 नंबर पे आइए। 36 में आपको बताना है यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया। पंक्ति किसकी है? जवाब दीजिए 36 का। ये भी पंक्ति बहुत बेहतरीन है। ये अनुभव अद्वितीय है जो केवल मैंने जिया और सब तुम्हें दिया। 36 का जवाब आया है बी। ए अमित जी ने बताया है, ध्यान देंगे सब लोग। कुमुद जी ने भी ये बताया है जो कि गलत है। तो ए वालों आप लोगों का जवाब गलत है, सुधार कीजिए। पूनम जी अंगूठा नीचे गिराइए अपना, गलती बता दी है आप। ये पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की। ये मुक्तिबोध कहते, अरे सॉरी, अज्ञेय कहते हैं। मैट्रिक सही लगाई थी, आप लोगों का जवाब मैंने पढ़ लिया।
ये अज्ञे जी की पंक्ति है। हाँ, यह अनुभव अद्वितीय है, जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया। 37 पे आइए, बता दीजिए कि इनमें से कौन सी कृति पे सरस्वती सम्मान मिला है। 37 का जवाब दें। क्लास आप शेयर करें सभी के यहाँ, और लाइक करने का भी कष्ट कीजिए। 180 लोग जुड़े हैं, 80 लाइक भी नहीं किए हैं। इतना बुरा क्लास है। चलिए 37 का जवाब दीजिए। जवाब आया है डी, कि सरस्वती सम्मान मिला है धूल पौधों पे। बिल्कुल सही जवाब है। गोविंद मिश्र की रचना है, इसी पे सरस्वती सम्मान मिला है। आप मुझे बताएंगे मेरी तेरी उसकी बात, इस पे कौन सा पुरस्कार है? जीवन चक्र पे कौन सा पुरस्कार है? आम के पत्ते पे कौन सा पुरस्कार है? जवाब दीजिए। हाँ, धूल पौधों पे तो सरस्वती सम्मान है, ये तो हो गया। जवाब आया बिल्कुल सही जवाब। मेरी तेरी उसकी बात पे यशपाल की रचना है, साहित्य अकादमी मिला है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी। जीवन चक्र, जीवन चक्र पे मंगला प्रसाद मिला है। मंगला प्रसाद मिला है, एकदम सही जवाब। और आम के पत्ते पे, आम के पत्ते पे रामदर्श मिश्र को व्यास सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। तो अब आप लोग रुक जाइए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, रुकिए सभी लोग। हाँ, अब आपको बताना है मुझे कि जीवन चक्र रचना है किसकी? इसके लेखक का नाम बताइए मुझे। जीवन चक्र रचना किसकी है? रुक गए। गुड गर्ल। चलिए, जीवन चक्र के लेखक का नाम बताइए। जवाब आया है अंशु जी का, दया प्रकाश सिन्हा। नहीं अंशु जी, ऑप्शन दे दूं? अच्छा, आप जान रहे थे। चलिए, समझदार हो गए हैं। सही जवाब आ चुका है, विकल्प की जरूरत नहीं है। गंगा प्रसाद उपाध्याय जिन्होंने बताया है, सही जवाब है। क्यों? देखिए, अब इस रचना पे मंगला प्रसाद मिल चुका है, तो इसके लेखक का नाम तो आपको पता होना चाहिए ना। तो जीवन चक्र ये गंगा प्रसाद उपाध्याय की रचना है, मंगला प्रसाद इस पे मिला है। विमल नहीं, गंगा प्रसाद विमल नहीं, उपाध्याय। 38 पे आइए और बताइए, बुद्धि प्रकाश साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? 38 का जवाब दीजिए। बुद्धि प्रकाश साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, श्याम सुंदर सेन, सदा सुखलाल, लालचंद शास्त्री। जवाब आया है सी, बिल्कुल सही जवाब आया है। सी ऑप्शन एकदम सही है कि बुद्धि प्रकाश साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक सदा सुखलाल हैं। तो अब आप लोग बता दीजिए कि ये पत्र कहां से निकलता था। डेट तो इसका मैं बता दे रही हूँ, 1852 में निकलता था। यहाँ पे दे दिया गया है कि ये साप्ताहिक है। आप मुझे ये बताएंगे कि ये कहां से प्रकाशित होता था, किस शहर से? तो यहाँ पे जवाब आप लोगों का अभी, चलिए, दिल्ली और आगरा आ चुका है। आगरा दिल्ली, आगरा दिल्ली। पहले आप लोग आगरा दिल्ली में युद्ध करिए, जो जीतेगा उसका जवाब सही होगा। फास्ट चले, इससे फास्ट नहीं चलेंगे, थक जाएंगे। कानपुर भी आ गया, देखिए। हाँ, जिन्होंने बताया आगरा, एकदम सही जवाब है। बुद्धि प्रकाश जो समाचार पत्र है वो आगरा से निकलता था। एकदम सही जवाब है। आगरा वाले वेरी गुड। आगरा वाले जीतेंगे नहीं, जीत गए। 39 का बताइए, जो कहूंगा सच कहूंगा, ये संस्मरण के लेखक कौन हैं? जो कहूंगा सच कहूंगा, संस्मरण बता दीजिए किसका है?
39 का जवाब दें। आप लोग जब क्लास करें ना तो आपका ध्यान बस क्लास में प्रश्नों पे होना चाहिए, आपका ध्यान टाइम पे नहीं होना चाहिए। कितना टाइम हो रहा है, कितना प्रश्न हुआ है, इस पे यदि आप ध्यान रखेंगे ना तो मतलब आपका ध्यान पूरी तरह से प्रश्नों पे नहीं है, या आप पढ़ने से घबरा रहे हैं, मतलब आप लीन नहीं है पढ़ने में। आपको क्या होना चाहिए कि जब पढ़े तो एकदम पढ़ने में मगन रहें, ध्यान ना रहे कि 8 बजा कि 9 बजा। टाइम का ध्यान तो मैं रखूंगी ना कि 9 बज गया, मुझे खुद 1 घंटा बाद थकान हो जाता है बोलते बोलते। 50 कराएंगे तब ना आप लोग रिजल्ट बनाएंगे, कि बच्चों की तरह टाइम देखेंगे तो रिजल्ट बनाएंगे। तो जो कहूंगा सच कहूंगा, ये कांति कुमार जैन का संस्मरण है, बिल्कुल सही जवाब है। 40 पे आइए। 40वां प्रश्न है आपसे, देश विदेश यात्रा साहित्य के लेखक कौन हैं? 40 नंबर के प्रश्न का जवाब दें। देश विदेश यात्रा साहित्य के लेखक पंकज विष्ट हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, अज्ञेय हैं, दिनकर हैं। तो जवाब आया है देश विदेश जो यात्रा वृतांत है दिनकर का, बिल्कुल सही। ये जो यात्रा वृतांत है वो दिनकर का है। चलिए 41 पे आ जाइए। 41 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। 4 प्रश्न है आपके सामने, बता दीजिए। आधीन है, ज्योत्सना है, अहर्निश है, अनुगृहीत है। तो कौन सा गलत है? जवाब आया है ए ऑप्शन कि अधीन क्या है, गलत है, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? बिल्कुल सही बताया राजीव जी ने, आधीन नहीं अधीन होता है, अधीन होता है, एकदम राइट आंसर है। आ जाइए 42 नंबर। 42 में आपको बताना है कि जिन ध्वनि के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? 42 का जवाब दें। दूसरे क्लास में जाने, वहां भी जाएंगे तो आपको प्रश्न ही मिलेगा, और यहाँ भी आप पढ़े। ऐसा होता कि नहीं, यहाँ हमारा टाइम नुकसान हो रहा है, कुछ गाना गीत चल रहा है, वहां हमको जाके पढ़ना है, तो आप जो क्लास में रहे अच्छे से करें उसको। तो जिन ध्वनि के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, स्वनिम। 43 पे आइए और बताइए कि जिस शब्दों में नहीं, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उन्हें क्या कहते हैं? 43 का जवाब दीजिए। छोटे जी नमस्ते, स्वागत है। भूख लग गई है तो खाना खा लीजिए। 43 का जवाब दें आप सभी। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उन्हें व्याकरण कहते हैं, एकदम सही जवाब है। 44 का बताइए। 44 में आपको बताना है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर के नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? 44 का जवाब दें कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो व्यक्तिवाचक, बिल्कुल सही जवाब है। जैसे आप बनारस के हैं तो बनारस में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। ए ऑप्शन एकदम सही है। 45 पे आइए, बता दीजिए। धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि में समास बताइए, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्वंद्व है। बिल्कुल कांता जी, 8 से 9 सारा काम करके फ्री रहना है। 45 का जवाब आ रहा है ए सी। सी ए अधिकतर। ए कैसे आप लोग बता रहे? धर्म की बुद्धि थोड़े होती है। नहीं, ए नहीं होगा देवांश जी, सी ऑप्शन होगा। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है आपका। धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास है, धर्म रूपी बुद्धि। 45 का आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए, हाँ विशेषण विशेष से है, बिल्कुल सही जवाब है, सी होगा। 46 में आपको बताना है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है?
पुल्लिंग शब्द बताइए। नमस्ते रतिपाल जी, बहुत जल्दी। दया, तो दया आ गई, स्त्रीलिंग है। निर्धनता भी आ गई, स्त्रीलिंग है। दुर्घटना हो गई, स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा, बुढ़ापा में क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ध्यान दें, बुढ़ापा में क्या है? पुल्लिंग है। 47 पे आइए। 47 में आपको बताना है शाखा मृग। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? समय से आया कीजिए, लेट नहीं आया जाता है। अपने आप को अनुशासित रखना होता है। अभी यही ऑफलाइन क्लास होती तो क्या आप लेट एंट्री कर पाते? तो जीवन में अनुशासन होना चाहिए। शाखा मृग किसका पर्याय है? बंदर का सही जवाब है। आपको बताना है, हिरण का तो नहीं बताना है। विबुध किसका पर्याय है और शक्र किसका पर्यायवाची है? जवाब दीजिए। विबुध किसका पर्याय है और शक्र किसका पर्याय है? जवाब दीजिए। जवाब आया है विबुध पंडित का। अच्छा, विबुध देवता का है। विबुध किसका है? देवता का। शक्र आप मुझे बताइए, शक्र किसका पर्यायवाची है? विबुध तो देवता का हो गया। हाँ, बुध होता है पंडित का, विबुध देवता का। शक्र बताइए, शक्र किसका है? शक्र किसका है? इंद्र का है। बिल्कुल सही जवाब है। शक्र जो पर्यायवाची है इंद्र का, शुक्र नहीं शक्र होता है। 48 पे आइए और बताइए कि तिमिर का शुद्ध विलोम क्या होगा? 48 का जवाब दे। आज दिन में आप लोगों को 5 क्लासें मेरी मिली होंगी। एक लाइव क्लास थी, 4 वीडियो मैंने डाला था, तो आप सभी ने देखा होगा। 2 तो कहानी थी MP वर्ग 2 की, जिसमें से मैंने कहा था कि आत्मविश्वास निबंध सभी लोगों को देखना है, जो लोग तैयारी करते हैं सभी को देखना है। और 2 ठो क्लास बच्चन सिंह की बुक पे थी। 2 लेखक को हम देखे थे, भारतेंदु और सरहपा को। तिमिर का शुद्ध विलोम होगा आलोक। वेरी गुड। तिमिर मतलब अंधकार और आलोक मतलब प्रकाश। चलिए 49 पे आइए और बताइए कि हाथी की पीठ पे रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या होता है? 49 का जवाब दें। हाथी की पीठ पे रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द। बिल्कुल सभी को देखना है। देखेंगे तो आप ही को होगा फायदा। अगर लगेगा कि नहीं काम नहीं है हमको, तो आपकी इच्छा। जवाब आया है सी, हाथी की पीठ पे रखे जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं। हाँ, जीन जो है, जीन किसे कहते हैं? तो जीन होता है आपका घोड़ा, घोड़ा के पीठ पे रखे जाने वाला आसन। और काठी, काठी होता है ऊंट के पीठ पे रखे जाने वाला आसन। और बख्तर, तो बख्तर होता है आपका युद्ध के समय कवच एक बनाया जाता है बचने के लिए, तो वो। अच्छा, रानू तिवारी जी स्वागत है। प्रतिदिन देखिए 8 बजे। हाँ, ट्यूबवेल पे हौदा होता था, बिल्कुल आपने सही कहा, उसको बोलते थे। 50 पे आइए और बताइए कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। 50 का जवाब दीजिए। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। कल हम लोग 12 बजे दोपहर में आपका बंटी उपन्यास देखेंगे, जो सभी के लिए रहेगा। सिलेबस में तो लगा है MP के, लेकिन वो UP के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग उसका सारांश देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो ये किसका है? इसका होगा सिद्धांतहीन। B आपका एकदम सही जवाब है। हाँ, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अभी आप लोगों को जिनको जाना है चले जाइए। हाँ, और जिनको कुछ नहीं, वन लाइनर नहीं होगा सरिता जी, वन लाइनर नहीं होगा। कुछ आप लोगों को दिखाना था कि हम जो 50 प्रश्न करेंगे अपनी क्लास में, तो आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है 50 प्रश्नों में, वो मुझे आपको दिखाना था। तो जिनके पास समय है वो देख सकते हैं। तो देखिए 50 प्रश्न हमने कुल देखे थे, और 2 प्रश्न आदिकाल का था, 2 भक्ति काल का था, 2 रीति काल का था, 2 भारतेंदु युग है, 2 द्विवेदी युग है, 2 छायावाद है।
दो प्रगतिवाद से प्रश्न था, दो प्रयोगवाद से था, ये आज आप लोग पढ़े हैं। दो नई कविता से था, दो उपन्यास से, दो निबंध से, दो नाटक से, दो कहानी से, दो लघु विधा से, एक पुरस्कार से था, एक पत्रिका से था, एक भाषा विज्ञान से दो था, दो कार्य शास्त्र से है, और दो कथन या पंक्ति। ये प्रतिदिन आपके क्लास में रहेगा। आप झूठे भागते हैं, इससे बढ़िया कोई करवाएगा प्रैक्टिस। आपके पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करवा रही हूं कि पेपर बिल्कुल जैसा आता है वैसा ही। और देखिए, एक संस्कृत साहित्य से प्रश्न है, एक संस्कृत व्याकरण से, और दो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। तो आपने 50 प्रश्नों में इतने चीजों को देखा है। आदिकाल से लेके पूरा एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, और जो चीजें छूटेंगी हर एक हफ्ते के बाद मैं उसे क्या करूंगी, इसमें कुछ चेंज किया करूंगी। तो कुछ आपका छूटेगा नहीं। आप लोग बस धैर्य नहीं रखते हैं, घबराते हैं। कितना पढ़ लें, कितना नहीं पढ़िए, केवल इतना ही पढ़िए, इसी में से रिजल्ट बनेगा। तो घबराना, देखिए आपने फिर से एक बार क्लास को देखेंगे तो आप एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या करवाया है मैंने। तो प्रतिदिन यही रहेगा, ठीक। मैं कोई भी काम बहुत प्लानिंग से करती हूँ, बिल्कुल पेपर की तरह करती हूँ। ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी शुरू कर दो, आके स्टार्ट कर दो। तो इस प्लानिंग को आप लोग समझेंगे तो आपको विश्वास करने में आसानी होगा कि हाँ मैम अच्छा करा रही है, पेपर के हिसाब से हमारे करा रही हैं। तो ऐसे ही चलता रहेगा, और हर एक हफ्ते के बाद मैं इसमें कुछ चेंज किया करूंगी, ठीक। तो देख लीजिए आप लोग, इतने प्रश्न थे। आपका सारा सिलेबस मैंने 50 प्रश्नों में समेट दिया है, ताकि आपका पूरा रिवीजन होता रहे एक एक दिन में। क्लास में थोड़ी ना है कि कोई भागना है। चलिए, हाँ बिल्कुल, समय मिलता नहीं, निकालना पड़ता है कुमुद जी। जब समय लगा के आदमी बना रहा है तो पढ़ने वाला क्यों नहीं समय निकाल सकता है। तो निकालना पड़ता है समय, समय मिलता किसी को नहीं है, निकाल के आपको देखना होगा। तो ये मैंने बताया आप लोगों को कि ताकि आपको ये रहे कि हाँ प्रश्न कहाँ कहाँ से मैम करा रही हैं, क्या क्या करा रही हैं। आप लोग फिर एक बार क्लास को देखिएगा, ये सब प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए, क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग अब कल 8 बजे। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा और खूब शेयर करिए, ताकि कम से कम 200-250 लोग तो जुड़ा करें क्लास में। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम आप सभी को। अगली क्लास होगी सर की 10 बजे, आप सभी को आना है। 10 बजे मिलते हैं।